नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एपीओ 70% एलडीसी एग्जामिनेशन 2021 जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में हुआ था, उसका मैं क्वेश्चन पेपर आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ, जिसे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लान हेड फॉर ट्रेनिंग? प्लान हेड फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा प्लान हेड है? तो हमारे यहाँ पे देखेंगे प्लान हेड 31 जो कि ट्रैक रिन्यूअल से है। प्लान हेड 51 जो कि हमारा स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। प्लान हेड 64 जो कि हमारा अदर स्पेसिफाइड वर्क से रिलेटेड है। प्लान हेड 65 जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ हमारा पे ऑप्शन 4 प्लान हेड 65 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फॉर अवेलिंग इनकेशमेंट ऑफ एलटीसी नंबर ऑफ पासेस पीटीओ टू बी सरेंडर्ड। एलटीसी नकदीकरण के लिए कितने पास पीटीओ देने पड़ते हैं? कोई भी कर्मचारी जब एलटीसी सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे उस साल का पूरा जितने भी प्रिविलेज पास होते हैं उसे सरेंडर करना होता है। तो उसके लिए उस साल का जितने भी पास होगा उसे सरेंडर करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1 ईयर पास उसे सरेंडर करने होंगे, तभी वो एलटीसी सुविधा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टाइम लाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट एट डिवीजन लेवल एज पर एम्प्लॉय चार्टर। अनुकंपा नियुक्ति निपटारा के लिए मंडल में एम्प्लॉय चार्टर के मुताबिक कितनी समय सीमा है? जो भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट डिविजनल लेवल पे होते हैं उनके लिए एक टाइम बाउंड है कि आपको 90 दिन के अंदर में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं 60 डे, 45 डेज, 30 डेज, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे ऑप्शन 90 डे होगा जो कि यहाँ पे हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी कॉल्ड? पीडब्ल्यूबीडी विकलांगों के लिए रक्षण क्या है? जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है वो पूर्णतः हॉरिजेंटल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज इम्पावर्ड टू कंसीडर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन लेवल 6 है? लेवल 6 ग्रेड पे 4200 पे अनुकंपा नियुक्ति किसके अधिकार से दिया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे CWM, GM, PHOD, DRM। ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा विवाद था, तो इसे क्वेश्चन से डिस्कार्ड कर दिया गया है। जनरली लेवल 6 में जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो हमारे DRM सर के अप्रूवल या CWM या PHOD के अप्रूवल से भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन से सारे लगभग सही हैं, तो इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएजी रेलवे ऑफिसर्स पोस्टेड इन NER आर अलाउड रिटेंशन ऑफ क्वार्टर अप टू। ये लोकल पॉलिसी है, तो इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ MSCP। MSCP जनरली 10 साल, 20 साल, 30 साल की जब सेवा कंप्लीट होती है तो यदि किसी कर्मचारी को भी पदोन्नति प्रदान नहीं होती है तो उस स्थिति में मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल पे कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, तो उसका जो भी स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो उसका टाइम शेड्यूल क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जनवरी जुलाई, जनवरी जून, दिसंबर, अप्रैल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जनवरी और जुलाई होगा। जो भी MSCP हमारा अप्रैल से सितंबर तक ड्यू होता है तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी जनवरी में बैठते हैं, और जो भी MSCP हमारा अक्टूबर से मार्च के बीच में दे होता है तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी हमारे जुलाई में बैठते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जनवरी और जुलाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हु इज नोडल ऑफिसर फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्क्स प्रोग्राम एंड सेंडिंग टू बोर्ड? वर्क्स प्रोग्राम को बनाने और बोर्ड भेजने के लिए नोडल अधिकारी कौन से होते हैं? जो भी वर्क्स IRPSM पे इनिशिएट किए जाते हैं उनके लिए नोडल ऑफिसर जोनल रेलवे में प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा PC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन। पेंशन पाने के लिए मिनिमम एलिजिबल सर्विस क्या होता है? जो भी रेल कर्मचारी 10 साल की अर्हता सेवा प्राप्त कर लेते हैं तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल या 33 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 10 साल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लॉ असिस्टेंट। विधि सहायक के लिए पात्रता के लिए कुछ मापदंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे लेवल 1 टू लेवल 6, लेवल 2 टू लेवल 6, लेवल 1 टू लेवल 7, लेवल 2 टू लेवल 7।
जनरली लास्ट असिस्टेंट के लिए पहले लेवल 1 से लेवल 6 तक के एम्प्लॉय पात्र होते थे, परंतु 2018-19 में एक नियम आया था, उसके बाद से लेवल 1 के कर्मचारी लास्ट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जनरली यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लेवल 2 से 6 के बीच में जितने भी कर्मचारी कार्यरत है वो लास्ट असिस्टेंट के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ डेज बोनस टू रेलवे एम्प्लॉय इन 2021 वाज, जो भी रेलवे एम्प्लॉय को बोनस मिलता है वो जनरली 78 दिन का मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा देख लेंगे 80 डे, 78 डे, 88 डे या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 78 डे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परचेज ऑफ लैंड इज एक्सपेंडिचर। कोई भी जब हम रेलवे में कुछ पहली बार खरीदते हैं तो वो सारा हमारा कैपिटल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर एक कैपिटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ को ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस नहीं प्रदान किया जाता। किस स्थिति में? वो जनरली जो भी सब अर्बन एरियाज में संटिंग ड्यूटी के लिए कर्मचारी लगाए जाते हैं तो उन्हें ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस नहीं प्रदान किया जाता। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, संटिंग ड्यूटी या ब्रेकडाउन ड्यूटी। जो भी मैन संटिंग ड्यूटी के लिए लगाए जाते हैं तो उन्हें ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस नहीं प्रदान किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा संटिंग ड्यूटी सही हो जाएगा। SLP इज फाइल्ड विद इन डेज ऑफ कोर्ट ऑर्डर। जो भी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया जाता है वो जनरली 90 दिन के अंदर फाइल करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 90 डेज सही हो जाएगा। Which of these do not belong to excluded category of HOER? HOER के अनुसार कर्मचारियों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियल इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड। उसके अंतर्गत हमारा एक्सक्लूडेड में हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं वो सारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। मैट्रन हमारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, एक्जुलरी नर्स भी हमारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, व्हीकल ड्राइवर हमारा एक्सक्लूडेड कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 जो कि एक व्हीकल ड्राइवर एक्सक्लूडेड कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा व्हीकल ड्राइवर सही हो जाएगा। व्हाट इज फॉरेन टर्म विच मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस। इसका मतलब बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस का फॉरेन टर्म में परिभाषा दिया गया है एक्स ऑफिसियो, बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्सिंग अलाउंस एज पर 7th CPC इज पर मंथ। 7th पे कमीशन के अनुसार नर्सिंग अलाउंस हमारा 7200 रुपया पर मंथ था, जो कि 1/1/2024 से हमारा इस पर 25% का बढ़ोतरी हो गया है। तो हमारा पे ऑप्शन 7th पे कमीशन के अनुसार 7200 रुपया नर्सिंग अलाउंस प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन 2 कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन ए पैनल इन वन एग्जाम देयर सीनियरिटी इज फिक्स्ड बाय। जब किसी पैनल में 2 अभ्यर्थी का एक ही समान अंक प्राप्त होता है तो उसकी वरीयता किस आधार पे प्रदान किया है। तो यहाँ पे जनरली जो भी पैनल अप्रूव किए जाते हैं तो उसका सीनियरिटी डेट ऑफ बर्थ और एंट्री गेट से भी प्रदान किया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी 4200 में कार्यरत है और जब 4200 का कोई सिलेक्शन होता है तो उसमें कोई कैंडिडेट समान मार्क्स लाते हैं तो उस स्थिति में जो भी 4200 से पहले कैंडिडेट 2800 या 1900 में कार्यरत होगा तो उसकी सीनियरिटी देखी जाएगी कि वो 2800 या 1900 में कौन सीनियर था, उस हिसाब से उसकी सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। यदि कोई कैंडिडेट RRB से आया हो तो उस स्थिति में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उसकी सीनियरिटी फिक्स की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज नॉट सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आईपास हमारा अकाउंट से रिलेटेड है, अर्पण हमारा अकाउंट से रिलेटेड है, प्राइम भी हमारा अकाउंट से रिलेटेड है, HMIS हमारा मेडिकल से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 HMIS सॉफ्टवेयर अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट द कोर्ट एस्टेब्लिश इज। औद्योगिक डिस्प्यूट जो भी होता है उसके लिए सुलह किया जाता है, वो उसके लिए नामित कोर्ट कौन सा है? तो जनरली जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं वो सारे लेबर कोर्ट में ही
सॉल्व किए जाते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं फैमिली कोर्ट, लोकपाल, लेबर कोर्ट या नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन हमारा लेबर कोर्ट सही हो जाएगा। फॉर क्लासिफाइंग इन इसेंशियल इंटरमीडिएट हाउ मच इन एक्शन पीरियड इज इग्नोर्ड। जो भी इम्प्लॉय इसेंशियल इंटरमीडिएट में क्लासिफाइड है, तो उसके लिए 5 मिनट का जो भी इन एक्शन होगा वो हमारा इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 10 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट या नन ऑफ दीज। 5 मिनट हमारा ऑप्शन यहाँ पे, 5 मिनट का जो भी इन एक्शन होगा वो इग्नोर कर दिया जाता है। टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ डीआर एज पर इम्प्लाइज चार्टर फॉर मेजर पेनाल्टी केस। जो भी मेजर पेनाल्टी केस से होते हैं उससे एक समय सीमा के अंदर पूर्ण जांच प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। तो मेजर पेनाल्टी केस में हमारा 150 दिन है और माइनर पेनाल्टी केस में हमारा 30 दिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 150 दिन सही हो जाएगा। यदि मेजर पेनाल्टी केस में यदि इंक्वायरी रिपोर्ट पे यदि कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसके लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय और दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपैशनेट ग्रांट अपॉइंटमेंट टू डिपेंडेंट ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय कैन बी कंसीडर्ड आफ्टर ईयर्स। गुमशुदा कर्मचारियों की जगह अनुकंपा नियुक्ति गुम होने के वर्ष के बाद दे सकते हैं। कोई भी कर्मचारी यदि गुम हो गया है तो उसके गुम होने के कितने साल के बाद उसके डिपेंडेंट को कंपैशनेट ग्राउंड पे नियुक्ति दिया जा सकता है। तो इसके लिए 2 साल का समय सीमा निर्धारित है कि जब कोई कर्मचारी 2 साल तक गुम रहता है तो उसके बाद उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु प्रक्रिया की जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 1 साल, नन ऑफ दीज 2 साल या 7 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 2 साल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑफिसर्स इन लेवल 15 आर एलिजिबल फॉर। लेवल 15 में अफसरों को पास मिलता है। लेवल 15 यहाँ हमारे HAG लेवल हो गया, जो कि HAG लेवल जितने भी GM एंड एबव ऑफिसर्स होते हैं तो उनके लिए गोल्ड पास दिया जाता है। और JAG से लेके आपका बिलो GM जितने भी ऑफिसर्स होते हैं तो उन्हें सिल्वर पास प्रदान किया जाता है। और जूनियर स्केल से लेके सिलेक्शन ग्रेड तक जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं तो उन्हें ब्रॉन्ज पास प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा पूछ रहा है ऑफिसर्स इन लेवल 15, मतलब जो भी HAG ऑफिसर्स होंगे तो उन्हें सिल्वर पास प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सिल्वर पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 एम्प्लॉयज हैविंग सेपरेट क्वार्टर एट सेम स्टेशन ऑन मैरिज हैव टू वैकेट 1 क्वार्टर विदिन ऑफ मैरिज। 2 कर्मचारियों को यदि एक स्टेशन पर मकान है तो शादी होने पर उन्हें एक मकान खाली करना पड़ता है के भीतर। जब कोई एक कर्मचारी मेल हो और दूसरा फीमेल, जब दोनों एक ही स्टेशन पे कार्यरत हो और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, तो यदि उस स्थिति में दोनों कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर आवंटित हो तो उन दोनों में से किसी एक को 1 महीने के अंदर रेलवे क्वार्टर को सरेंडर करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 45 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 मंथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RELHS कंट्रीब्यूशन ऑफ ए जूनियर क्लर्क ड्राइंग पे ऑफ ₹44,000 ईच। RELHS में एक कनिष्ठ लिपिक जिसका वेतन 44,000 है, कितनी कटौती होगी? RELHS स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपना 1 महीने की सैलरी का कटौती कराना होता है, जो कि लेवल 1 से 5 के बीच यदि कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसका लिए 30,000 की राशि निर्धारित है। लेवल 6 में कोई कर्मचारी यदि काम कर रहा है तो उसके लिए 54,000 की राशि निर्धारित है। यदि कोई लेवल 7 से लेवल 11 तक कोई काम कर रहा तो उसके लिए 78,000 की राशि निर्धारित था। और 12 एंड एबव में जितने भी ऑफिसर्स या कर्मचारी कार्यरत होंगे तो उनके लिए 1,20,000 की राशि निर्धारित है। यहाँ पे हमारा जिसका वेतन 44,000 है तो उस स्थिति में 30,000 की कटौती करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 44,000, 30,000, 80,000, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन हमारा 30,000 सही हो जाएगा। डाटा एंट्री फॉर ऑफिसर्स सर्विस रिकॉर्ड इन HRMS इज डन बाय डिपार्टमेंट। HRMS में अफसरों की सेवा पंजिका की डेटा एंट्री विभाग करता है।
गस्टेड ऑफिसर्स का सर्विस रिकॉर्ड में HRMS में एंट्री जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, उनके सारा लेखा जोखा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे ऑप्शन हमारा टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। GM कैन सैंक्शन रुपीज फॉर ईच MR फंक्शंस। महाप्रबंधक रुपया का अनुमोदन मंत्री के फंक्शंस के लिए कर सकता है। ये GM सर के MSOP के अंतर्गत आता है, जो कि MR फंक्शंस के लिए 15 लाख रुपया खर्च करने हेतु सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट इंटरेस्ट ऑन PF ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज। PF पे जो भी इंटरेस्ट कर्मचारियों को दिया जाता है वो जनरली हर एक साल चेंज होते रहते हैं। उसी आधार पे जितनी इंटरेस्ट रेट हर एक साल जारी किया जाता है, उसी हिसाब से कर्मचारियों को PF पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जनरली हर एक साल चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज दिया गया है, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पे इसके लिए इंटरेस्ट रेट से रिगार्डिंग लेटर जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का ऑफिस यहाँ हमारे पूछा गया, जो कि चेन्नई में अवस्थित है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चेन्नई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट लोकेटेड। कैट का जो मुख्य पीठ है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके बारे में पूछा गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की मुख्य खंडपीठ कहाँ है, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द अमाउंट गिवन फ्रॉम SBF टू क्लीन अप एम्प्लॉय हु डाइड ड्यू टू कोविड ऑफ ऑन NER। ये लोकल पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, जो कि इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ रेशियो। परिचालन अनुपात प्रतिशत निम्न अनुपात पे होगा। ऑपरेटिंग रेशियो जनरली टोटल ग्रॉस एक्सपेंस बटा ग्रॉस इनकम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा देखेंगे ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस टू ग्रॉस इन अर्निंग। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ग्रॉस एक्सपेंस बटा ग्रॉस अर्निंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस पर ईयर पर चाइल्ड। प्रतिवर्ष कर्मचारी को एक बच्चे के लिए कितना एजुकेशन अलाउंस दे होता है। जनरली एक साल में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को 27,000 रुपया प्रदान किया जाता है, जो कि 1/1/2024 के बाद से इसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई है। इसके बाद से 27,000 पे हमारा 25% की राशि ऐड करके अब प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज TA इफ एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 13 आवर्स। TA क्लेम करने के लिए जनरली 3 प्रकार के स्लैब हैं, जो कि एक 6 घंटे तक ड्यूटी अगर कर रहे हो हेडक्वार्टर से बाहर, दूसरा 6 घंटे से 12 घंटे के बीच ड्यूटी कर रहे हो हेडक्वार्टर से बाहर, और तीसरा 12 घंटे से अधिक अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं। 6 घंटे तक यदि आप हेडक्वार्टर से बाहर है तो उसके लिए आपको 30% TA प्रदान किया जाता है, और यदि 6 घंटे से 12 घंटे के बीच यदि आप हेडक्वार्टर से बाहर तो उसके लिए आप 70% TA क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप 12 घंटे से ऊपर यदि आप हेडक्वार्टर से बाहर कहीं गए हुए कार्यरत है तो उसके लिए आप 100% TA क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 13 आवर का पूछा गया, जो कि 12 आवर से ऊपर है, तो हमारा यहाँ पे आंसर 300% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैव मच इज पेड पर डे व्हेन रनिंग स्टाफ इज सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ ड्राफ्टेड PCOR CCOR। जो भी रनिंग स्टाफ PCOR या CCOR के लिए चयनित होते हैं तो उन्हें 120 किलोमीटर पर डे के हिसाब से प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 30% ऑफ पे 120 किलोमीटर, 55% ऑफ पे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा 120 किलोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। जो भी प्रिविलेज पास मिलता है उस पर इंक्लूडिंग सेल्फ मिला के कितने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को आप ऐड कर सकते हैं। दो इंक्लूडिंग सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर मिला के आप टोटल 5 सदस्य प्रिविलेज पास पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे
4, 5, 6, तो हमारे पे ऑप्शन 2, 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130B। सेक्शन 130B के में वर्गीकरण रोजगार का किया गया है। 100 HOER के रूल 130, टोटल 130 का 4 सब रूल है, 130A, B, C, D। जनरली 130A में आपका कंटिन्यूस आता है, 130B में आपका एसेंशियल इंटरमीडिएट आता है, 130C में आपका एक्सक्लूडेड आता है, और 130D में आपका इंटेंसिव आता है। तो यहाँ पे हमारा 130B के बारे में बोला गया, जो कि हमारा एसेंशियल इंटरमीडिएट आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स, लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी बियॉन्ड आवर्स। जो भी इंटेंसिव वर्कर हैं, गहन कर्मचारी हैं, तो उन्हें लॉन्ग ऑन में कितने घंटे की ड्यूटी करनी होती है। जो भी कर्मचारी जब ड्यूटी चालू करने से लेके ड्यूटी ख़त्म होने तक की अवधि को लॉन्ग ऑन बोला जाता है। तो यहाँ पे इंटेंसिव के बारे में पूछा गया कि इंटेंसिव वर्कर का लॉन्ग ऑन ड्यूटी कितने घंटे का होता है, तो ये हमारा 8 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेम ऑफ एक्ट मेड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। असंगठित मजदूरों का शोषण रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था, तो यह हमारा यहाँ पे मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया गया था, जो कि असंगठित मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लीव नॉट ड्यू फॉर डेज इन गिवन इन इंटायर सर्विस। किसी भी कर्मचारी को खाते में जब कोई लीव नहीं हो, तो उस स्थिति में कर्मचारी को लीव नॉट ड्यू प्रदान किया जाता है। पूरे सेवा के दौरान कोई कर्मचारी 360 दिन से ज़्यादा का लीव नॉट ड्यू सेंक्शन नहीं करा सकता है। तो इस स्थिति में हमारा ऑप्शन बी 360 दिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। LAP एक्रूड फॉर एवरी मंथ ईच डे। पूर्ण वेतन छुट्टी हर माह कितने दिन अर्जित करता है। कोई भी कर्मचारी जब 1 महीना कार्य पूर्ण कर लेता है, तो हर एक कंप्लीटेड मंथ के लिए उस कर्मचारी के खाते में 2.5 दिन का LAP प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे 3 डे, 2.5 डे, 15 डे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2.5 डे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज डज लाइन स्टाफ गेट। जो भी लाइन कर्मचारी कार्यरत होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के लिए पात्र नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ कैजुअल लीव ही प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नन ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। और जितने भी हमारे वर्कशॉप स्टाफ को छोड़ के जितने भी कर्मचारी और लाइन स्टाफ को छोड़ के कार्यरत हैं, तो उन्हें 2 डे का रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे प्रदान किया जाता है। ऑप्शन फॉर फिक्सेशन इज एक्सरसाइज विद इन ऑफ प्रमोशन ऑर्डर। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने की समय सीमा क्या है। कोई भी कर्मचारी जब निचले ग्रेड से हायर ग्रेड में पदोन्नति प्राप्त करता है, तो उसे फाइनल फिक्सेशन के लिए ऑप्शन देना होता है, जो कि उसके लिए 1 महीना का समय सीमा निर्धारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 60 डे, 45 डेज, 30 डे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 30 डेज सही हो जाएगा। रिजर्वेशन फॉर OBC इज इन रिक्रूटमेंट परसेंटेज। OBC के लिए हमारा 27% का आरक्षण लागू है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 27 डेज सही हो जाएगा। और SC के लिए हमारा 15 डेज और ST के लिए हमारा 7.5 डेज और EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ एन एम्प्लॉय फेल्स इन ट्रेड टेस्ट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स कैन ही अपीयर फॉर नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट। व्यावसायिक परीक्षा में फेल होने पर कर्मचारी कितने माह के बाद अगली परीक्षा में बैठ सकता है। जनरली ट्रेड टेस्ट आर्टिजन स्टाफ जो भी कार्यरत होते हैं, टेक्नीशियन 3rd या 2, जो भी जब कर्मचारी का हेल्पर से टेक्नीशियन 3rd या 2 में पदोन्नति प्रदान किया जाता है, तो उस समय कर्मचारी को ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। तो जनरली कोई कर्मचारी यदि ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसे 6 महीने के बाद फिर से वो ट्रेड टेस्ट में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे 4 डे, 6 डे, 3 डे, 12 डे, 4 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 6 मंथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपार बेंचमार्क फॉर MSCP इज। MSCP के तहत अनिवार्य मानक है। जनरली
2016 से एमएससीपी हेतु वेरी गुड का मार्क बेंचमार्क निर्धारित कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 वेरी गुड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु इशू फाइनल डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑन इशू ऑफ एसबीएफ। कर्मचारी हित निधि के मुद्दे पर विवाद में अंतिम निर्णय करेगा जीएम, पीसीपीओ, सीपीओआई या रेलवे बोर्ड। जनरली एसबीएफ के मुद्दे पे यदि कोई विवाद होता है तो उस स्थिति में पीसीपीओ जनरल मैनेजर को किसी मुद्दे को रेफर कर सकते हैं और जनरल मैनेजर का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग हमारा ए ऑप्शन नंबर जीएम महाप्रबंधक महोदय सही हो जाएगा। आईआर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर 8 के पैरा 810 के तहत यदि प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स पीसीपीओ महोदय यदि किसी कमिटी के किसी मुद्दे से सहमत नहीं होते हैं तो उस मुद्दे को पीसीपीओ सर जनरल मैनेजर को मामले को रेफर कर सकते हैं और जनरल मैनेजर का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा एक जीएम महाप्रबंधक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नॉर्मली अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कैट इज टू। जो भी कैट का ऑर्डर होता है उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि जनरली आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 हाई कोर्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, SF3 इज साइंड बाई। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 किसके द्वारा साइन किया जाता है। जनरली जो भी किसी कर्मचारी को जब सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसके जीवन यापन के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रदान किया जाता है, जो कि SF3 स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो कि कर्मचारी सस्पेंडेड होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर करके कार्मिक विभाग में जमा करना होता है। तो उसके आधार पे उन्हें सब्सिस्टेंस अलाउंस जीवन यापन भत्ता प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, रिवीजन अथॉरिटी, एम्प्लॉय। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो कि एम्प्लॉय के द्वारा जारी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अंडर व्हाट रूल ऑफ डीआर अपील इज मेड टू प्रेसिडेंट। डीआर के किस रूल के तहत कोई भी प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के रूल 31 के तहत कोई भी प्रेसिडेंट को पिटीशन कर सकता है। तो यहाँ पे रूल देखेंगे हम लोग, रूल 31, रूल 6, रूल 5, रूल 2। रूल यहाँ पे हमारा रूल 31 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक पे प्लस डीए इज मेड टू एनपीएस। जो भी एनपीएस में कर्मचारी से कटौती होता है तो बेसिक पे प्लस डीए का कितना प्रतिशत होगा। तो जो ये तो सभी एम्प्लॉय जान रहे होंगे कि बेसिक प्लस डीए का 10% कटौती करके हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा 10% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करेंसी ऑफ पैनल ऑफ ग्रुप बी शैल बी। जो भी पदोन्नति प्रमोशन ऑर्डर जो भी पैनल जारी किया जाता है तो उसका करेंसी जनरली पैनल का करेंसी 2 साल के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे 2.5 ईयर्स, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 2 ईयर्स सही हो जाएगा। किसी भी प्रमोशनल पैनल बनाया जाता है तो वो जनरली 2 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेंशन इज इनहांस्ड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 90 ईयर्स। 90 वर्ष की आयु होने पर कितनी प्रतिशत पेंशन वृद्धि होती है। इसके लिए जब कोई कर्मचारी यदि 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो तो उसे 20% का एडिशनल पेंशन में वृद्धि हो जाता है। यदि कोई कर्मचारी 85 से 90 साल के बीच हो तो उसे 30% का एडिशनल पेंशन प्रदान किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी 90 से 95 साल के बीच में हो तो उसे 40% का एडिशनल पेंशन प्रदान किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी 95 से 100 के बीच में तो उसे 50% का एडिशनल पेंशन प्रदान किया जाता है। और यदि कोई कर्मचारी 100 वर्ष से अधिक हो गया तो उसे 100% पेंशन वृद्धि प्रदान किया जाता है। तो इस स्थिति में हमारा 90 वर्ष की आयु होने पे कितने % पेंशन वृद्धि किया जाता है। तो इस स्थिति में हमारा 80, 85, 90, 20, 30, 40% हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, एट हाउ मेनी लेवल्स इज पीएनएम कंडक्टेड। पीएनएम जनरली 3 लेवल पे होता है, एक आपका डिवीजन लेवल पे, एक जोनल लेवल पे और एक रेलवे बोर्ड लेवल पे। ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा 2 है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा 3 है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 3 लेवल पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो रखी राजभाषा से है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार राशि कितनी होती है? प्रथम पुरस्कार यहाँ पे ऑप्शन देखें हम लोग 15,000, 22,000, 25,000, इनमें से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार की राशि जनरली हमारा प्रथम पुरस्कार विजेता होते हैं उन्हें 20,000 प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम नहीं है? जो भी हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम है वो हमारा प्रबोध, प्रवीण, प्रांगत, ये सब हमारे आते हैं। प्रबोध, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे प्रबोध, प्रवीण, सक्षम, प्रांगत। तो हमारा ये सक्षम, ये कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा 3 सक्षम सही हो जाएगा। मेमोरेंडम का हिंदी शब्द क्या है? मेमोरेंडम का हिंदी शब्द ज्ञापन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे एक ज्ञापन सही है। इनमें से कौन सा कच्छ क्षेत्र में नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में नहीं आता है, बिहार हमारा कच्छ क्षेत्र में आता है, मध्य प्रदेश हमारा कच्छ क्षेत्र में आता है, राजस्थान हमारा कच्छ क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र हमारा गज पज में महाराष्ट्र। तो ये हमारा महाराष्ट्र जो है जो खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए ऐप बनाया गया है। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए रेल राजभाषा ऐप बनाया गया है। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का 70% का सीबीटी एग्जाम का पेपर था, जो कि टोटल 55 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस हमारे राजभाषा के थे। दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में एपीओ 70% का जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर था। दोस्तों आपको मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा हो तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको कुछ नए टॉपिक्स पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग दोस्तों वीडियो तो देख रहे हैं पर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।